इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। शिवराज चौहान ने की सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ, कहा किसानों के लिए सीएम ने चलाई कई योजनाएं। सूरत में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने बिहार चुनाव में किया जीत का दावा, कहा हम बिहार में बनाएंगे एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार फिर से बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में एसआईआर पर ईसी की घोषणा पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव। चुनाव आयोग पर उठाए कांग्रेस नेता ने सवाल, कहा जनता का ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश। पंजाब की अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर रंजीत सिंह की संपत्ति की ध्वस्त। पुलिस अधीक्षक गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा रंजीत सिंह का परिवार काफी कुख्यात। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस खास मुलाकात पर शिवराज चौहान ने कहा कि राजस्थान के विकास और वहां की जनता के कल्याण के लिए बहुत बेहतर काम हो रहा है। किसानों के कल्याण के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं चलाई है और भारत सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया है। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बधाई दूंगा। वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं राजस्थान के विकास के लिए और वहाँ की जनता के कल्याण के लिए। किसानों के कल्याण के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं चलाई है और भारत सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया है। और इसलिए चाहे वो तार बाढ़ का मामला हो, पहले एक फसल के लिए था, उन्होंने कहा था कि नहीं बाकी फसलों के लिए भी लागू होना चाहिए, वो भी हम लागू करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के 8 जिले जहाँ उत्पादकता एवरेज से कम थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े। रेनफेड एरिया, सूखे एरिया जहाँ पानी कम था, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता, वो 8 जिले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत उन जिलों को ले लिया गया है और अब 11 विभागों की 36 योजनाओं को हम फोकस करके लागू करने का काम करेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पानी तो बहुत ज़रूरत है, तो टाके का उन्होंने बताई, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत भी, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत भी उन्होंने ज़्यादा राशि चाहिए है, तो वो भी हमने 20% के बजाय 40% तक करने का फैसला किया है। वो बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी बहुत ढंग से लागू कर रहे हैं। सूरत में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बिहार को छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने जो रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके लिए पूरे देश से लोग एनडीए का समर्थन करने के लिए बिहार आ रहे हैं। हम बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। यहाँ पर अलग अलग जगह पर हजारों की संख्या में तालाब के किनारे इकट्ठा होकर वो छठ मैया की पूजा करते हैं। मैं रात को ही बिहार से लौटा हूँ और सुबह जा रहा हूँ बिहार। मैंने वहाँ पर भी देखा कि बहनें गंगा स्नान करके कद्दू और चोखा लेके उसका प्रसाद बनाएगी। आज पूरा दिन उपवास करेगी
और शाम को भी राइस, गुड़ और दूध की खीर बनाएगी, वो प्रसाद में देगी। एक आस्था के साथ वो आज शाम को सूर्य भगवान को पूजा करेगी और कल सुबह में भी ये पूजा करेंगे। हम कई सालों से यहाँ पर देख रहे हैं क्या इतनी बड़ी संख्या में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं और यहाँ पर छठ पूजा में जो हिस्सा लेते हैं, उनकी अलग अलग जगह पर बहुत बड़ी व्यवस्था महानगर पालिका की ओर से यहाँ के पदाधिकारी भी करते हैं और हर सुविधा देने की कोशिश भी होती है। मुझे विश्वास है कि छठ मैया का आशीर्वाद इस बार बिहार को मिलेगा। बिहार जो आगे बढ़ना चाहता है, छठ मैया की पूजा में बिहार के लोगों को और बिहार को भी जरूर आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार अपनी जो रफ्तार उसने पकड़ी है और रफ्तार में आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें जिताने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बनाने के लिए पूरे बिहार के लोग अलग अलग जगह पर देश में जहाँ पर भी है, वो कलकत्ता है, वो अहमदाबाद है, मुंबई है, सूरत है, बड़ौदा है, हर जगह से वो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए जो पहुंच रहे हैं, वही बताता है कि इस बार बिहार आगे बढ़ने की जो उसकी कल्पना है उसको साकार करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और पूरे देश के साथ कदम मिलाने के लिए बिहार भी तैयार होकर बैठा है। बिहार का युवा, बिहार के बहनें, वो भी इसके लिए तैयार हो गई है। उनके लिए भी मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप छठ मैया की पूजा में ये आशीर्वाद मांग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बड़ी एक जिम्मेदारी बिहार की है, इस बार कितनी सीट आएंगी? हम 2/3 के सीटों के साथ बिहार में एनडीए सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने गुजरात में देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोगों ने कहा था कि लिख लो हमारी सरकार बनेगी। बोलने से नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सरकार जिस तरह से विकास के काम करती है, विकास के लिए बहनों को जोड़ने की कोशिश करती है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है और जो सफलता उन्हें प्राप्त हो रही है, उसे मुझे विश्वास है कि बिहार इस बार फिर से एनडीए की सरकार के साथ आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एसआईआर पर चुनाव आयोग की घोषणा पर कहा कि अपनी गलती स्वीकार किए बिना पूरे देश पर इस प्रक्रिया को लागू करना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग का काम नहीं है कि कौन प्रवास कर रहा है, कौन देश का नागरिक है, ये गृह विभाग का काम है। ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। अब ये प्रक्रिया एक है जिसको इनने अपना लिया बिहार में, बहुत आपत्तियां आई, लेकिन अपनी गलती बिना स्वीकार किए वो अब देश पे पूरी उस प्रक्रिया को लादना चाह रहे हैं। एक तरह से झेप नहीं मिटा पा रहे हैं वो, और उनने बाकी राज्यों में भी उस प्रक्रिया को लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के संदर्भ में कोई डायरेक्शन नहीं दिया, अर्थात इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो कर सकता है। तो उसी प्रक्रिया को इनने 12 राज्यों में प्रारंभ किया है, केंद्र शासित इकाइयाँ और संपूर्ण दर्जा प्राप्त राज्य। उन 12 में छत्तीसगढ़ भी है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में घर घर जाके जो बीएलओ हैं वो परीक्षण करेंगे कि जो नाम है वो सही जगह हैं कि नहीं है। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। ये रहेगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची नहीं। और उस मतदाता सूची के आधार पे 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में
दावा आपत्ति बुलाई जाएंगी और फिर उसका निराकरण है 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है। ये तो आपने प्रक्रिया बना दी। अब एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में बीएलए किस आधार पे चेक करेगा कि किसका नाम कहां पर है? मान लीजिए कि बीएलओ जाएगा तो वो किस आधार पे जाएगा? बीएलओ घर घर जाएगा तो क्या एक नए सिरे से सारे नाम को जोड़ेगा? हर घर में जो वार्ड है उसकी सीमा क्या है? राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी तो आप जानकारी देंगे ना। आपने 94 नए वार्ड पोलिंग बूथ बना दिए सरगुजा में। अंबिकापुर विधानसभा में 50 नए पोलिंग बूथ आपने नए बना दिए। तो स्वाभाविक है कि आपने कौन से नए पोलिंग बूथ बनाए जिसमें 1200 से ज्यादा मतदाता थे। अब 1200 में से 500 और 700 मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने कर दिया, 600 कर दिया। तो कौन से मतदाता किस 600 में है? हमको तो आपने संख्या बता दिया कि संख्या के आधार पे हमने पोलिंग बूथ बना दिया, लेकिन टीएस बाबा का नाम किस पोलिंग बूथ में है? नंबर पूरे चेंज हो गए। तो जो बीएलए किसी पोलिंग बूथ क्रमांक और नाम से बने थे वो क्रमांक बदल गया। वो पूरी नई प्रक्रिया प्लस आधार हमारे पास नहीं है जब तक कि मतदाता सूची की नकल नए पोलिंग बूथ के हिसाब से राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ताकि हम उस आधार पे काम कर सकें, दावा आपत्ति कर सकें। क्या देखा जाए तो इसमें पारदर्शिता इसमें आपको समझ में आ रही है क्या? पारदर्शिता तभी हो सकती है जब बीएलओ के साथ में बीएलए भी जाएं और बीएलए के पास भी राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि होंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको भी भागीदार बनना चाहिए। अब आप देखिए वो कैसे भागीदार बनेंगे। आंख में पट्टी लगा के भागीदारी हो रही है। जो हमारे बीएलए हैं उनको यही नहीं पता है कि उनके पोलिंग बूथ में कौन से नाम है, कौन से मतदाता हैं जिनको हमको चेक करना है कि अब रह रहा है यहाँ की चला गया। हो सकता है लोग होंगे जो चले गए, उन्होंने घर बदल दिया, स्वाभाविक है। अंबिकापुर शहर में ही अगर आप देखिएगा तो 20-30 हजार नाम ऐसे होंगे कि जो पहले कहीं रहते थे अब कहीं रह रहे हैं। बेटियां होंगी जो शादी होके चली गई, बहू हो गए जो ब्याह होके आ गए, मृत हो गए लोग। तो ये सारे लोगों का नाम जब तक मतदाता सूची नए पोलिंग बूथ के हिसाब से आप उपलब्ध नहीं कराइएगा तो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि काम कैसे करेंगे? बाबा दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग ने भी कहा कि जो माइग्रेशन जो विदेश से लेकर जो बाकी तो उनको भी SIR से इसे पता चल सकेगा। क्या लगता है इससे कितना? वो देखिए ध्यान भटकाने की ये बातें हैं। माइग्रेशन ये आपका काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम ही नहीं है कि कौन माइग्रेट कर रहा है, कौन देश का नागरिक है कि नहीं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि भाई हमको अपने काम को करने दीजिए, दूसरा आप दूसरे का काम कर रहे हैं। आपका ये काम है ही नहीं कि आप ये तस्दीक करें कि भारत का नागरिक कौन है। ये गृह विभाग का काम होगा। मान लीजिए अगर माइग्रेशन हो रहा है तो ये आपका काम ही नहीं है कि कौन कितने माइग्रेट हो गए। कि मान लीजिए कि किसी का नाम कट गया तो आपका क्या कहना है कि वो माइग्रेट हो गए? माइग्रेट कहाँ हो गए? एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में अगर जा रहे हैं तो रहे तो उसी शहर में रहे, तो माइग्रेशन यानी काम ढूंढने के लिए आप कहीं चले गए। तो अगर आपका स्थल परिवर्तन हुआ है और उसकी जांच आपको करनी है तो वहां तक समझ में आता है, क्योंकि आपको तो मौके पे कौन किस घर में एक भौगोलिक दायरे में एक सड़क है, एक मोहल्ला है, इस सड़क से इस सड़क, इस सड़क से इस सड़क के कोने में फलाने घर से फलाना घर, फलाने घर से फलाना घर, फलाने घर से फलाना घर और इस घर से वो पहला वाला घर। ये एक अनुभाग हो गया जो लगभग 100 मतदाता का होना चाहिए। ये चुनाव आयोग के डायरेक्शंस हैं। वो भी सुधार होना चाहिए कि 300-300, 400 मतदाताओं के अनुभाग हैं और 10-10 लोगों के भी, 15-15 लोगों के भी अनुभाग हैं। तो ये सुधार होना चाहिए। पर सुधार किस बेस पे, किस आधार पे राजनीतिक दल सहभागी बने? जब तक आप नए मतदान केंद्रों के हिसाब से मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो ये कराना जरूरी है, वरना तो हमको 9 दिसंबर को जब घर घर जाके आप सब काम कर लोगे और फिर मतदाता सूची का प्रकाशन करोगे तब जाके हमको पता चलेगा। ये जब से आप घर घर जा रहे हो तब से हमारे पास सूची होनी चाहिए ताकि हम भी जाके चेक कर सकें कि कहीं पर 10 लोग हैं, पता चला बीएलओ ने 5 ही नाम लिखे तो हम कैसे कहेंगे? हमारे पास मतदाता सूची होनी चाहिए ना कि इसमें ये भी लोग थे, अभी कहाँ चले गए, तब तो हम काम कर पाएंगे।
वो मतदाता सूची ही नहीं। पंजाब के अमृतसर में पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने ड्रग तस्कर रंजीत सिंह की संपत्ति ध्वस्त की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि रंजीत सिंह का परिवार काफी कुख्यात है। रंजीत सिंह के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज है। इनके बेटे हरप्रीत के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज हैं। इनके दूसरे बेटे गुरप्रताप के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। इसके बाद इनकी ड्रग मनी अर्जित संपत्ति को ध्वस्त किया है। ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब की युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन है, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने बहुत सारी सक्सेस पाई है और बहुत बड़ी रिकवरीज की हैं पिछले समय में, और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। डेमोलिशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जहां भी हमारे से पुलिस हेल्प मांगता है तो हम बहुत क्विकली उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, और मैं खुद आप इस जगह पे आया हूं क्योंकि ये रंजीत सिंह की फैमिली जो है बड़ी नोटोरियस फैमिली है। 2 बेटे हैं और एक जो डॉटर लॉ है वो भी इस ट्रेड में शामिल है। अगर इनकी हम हिस्ट्री देखें तो रंजीत सिंह के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर में। बेटा हरप्रीत हैप्पी है जो उसके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें एनटीएफ मोहाली में भी है और डिफरेंट थानों में भी है अमृतसर में, और प्रिजन एक्ट की भी एफआईआर दर्ज है जो कि इनकी इलीगल एक्टिविटीज जेल में भी जारी रही होंगी। गुरप्रताप दूसरा बेटा है, उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है। हरप्रताप जो पहला बेटा है उसके 2018 में पहली एफआईआर होती है। हीरोइन की सारी केसेस हैं, और रंजीत सिंह के खुद के ऊपर 2019 में ये पकड़ा जाता है। अभी ये बाहर है, दोनों बेटे अंदर हैं। और हरप्रताप की जो वाइफ है प्रियंका, उस पर भी लेटेस्ट जो है 19 सितंबर को कमर्शियल क्वांटिटी का हीरोइन का केस दर्ज हुआ है और ड्रग मनी भी उससे रिकवर हुई है। तो मेरा मानना है कि ये सारा परिवार जो है बड़ा नोटोरियसली इस काम में लगा हुआ है, और आज इनकी जो एक सिंबॉलिक इल गॉटन और ड्रग मनी से बनाई हुई चीज़ है वो सामने लोग देख रहे हैं कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की तरफ से उसको डिमोलिश किया जा रहा है, जिससे बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है सोसाइटी में। क्योंकि हम सबको इस युद्ध में जो हमारे माननीय सीएम साहब ने छेड़ा हुआ है नशों के खिलाफ, उसमें कामयाबी के लिए एकजुटता की ज़रूरत है, इकट्ठे होके फोकस्ड वे में, और ऐसे लोगों को हम सोसाइटी में साइडलाइन करेंगे तभी हम उसके ऊपर सक्सेसफुल होंगे। ये 15वीं है ये कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर, जब से 1 मार्च से कैंपेन शुरू हुई है, और आगे भी जहां भी कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसी हमें डिमांड आएगी फोर्स एक्विजिशन की, उस पर हम इमीडिएट आके उनका साथ देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये देखो बहुत बड़ी छोटे लालच के लिए हम अपनी फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अगर आपके फीमेल मेंबर्स भी इसमें शामिल होकर जेल में जाते हैं तो वैसे ही फैमिली के लिए बड़ी नामोशी की बात है, और इसको मानने की बात है, शर्म की और सोशल स्टिग्मा की बात मानने वाली है। तो मैं आपके माध्यम से सभी यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और उसी कमाई में बरकत होती है, और ऐसे छोटे लालच में फंसकर ये अंजाम होता है अगर आप कोई चीज़ बना भी लेते हैं। ये बड़ा एरिया डिफरेंट है जी। एनटीएफ मोहाली में भी इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड है लड़के के खिलाफ। बाकी डिफरेंट पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद है, सदर है, मेनली इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि ये संधू कॉलोनी सदर एरिया में पड़ती है। अकोला के संत गाड के बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में एलएलबी की परीक्षा में बड़ा हंगामा हुआ है। विश्वविद्यालय ने एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्रों को कॉन्ट्रैक्ट 2 के बजाय साइबर क्राइम की प्रश्न पत्रिका दे दी, जिससे छात्र भारी भ्रम में पड़ गए। यह परीक्षा अकोला के कई कॉलेज में आयोजित की गई थी। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई करने और सभी छात्रों को उत्तीर्ण करने की मांग की है। इस घटना से छात्रों में भारी आक्रोश है और वे विश्वविद्यालय की लापरवाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 3 इयर्सचा सेकंड सेमचा कॉन्ट्रॅक्ट पेपर होता, त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पेपर तर आम्हाला दिला, पण त्याच्यामध्ये हे पूर्ण प्रश्नपत्रिकेमध्ये चुकीचे प्रश्न दिलेले आहेत। त्यामुळे आमची विद्यापीठाला मागणी आहे की या पेपरमध्ये सरसकट सगळ्या विद्यापीठातील सगळ्या विद्यार्थ्यांना या विषयाच्या पास करावे, आणि ज्या पेपरचे नियंत्रक आहेत यावर पेपर नियंत्रक त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, कारण की विद्यापीठांनी विद्यार्थ्याच्या भविष्याशी असं खेळू नये। आम्हाला जो मानसिक त्रास झाला, आर्थिक त्रास झाला, याची भरपाई विद्यापीठ तर देणारच नाही, परंतु हा पेपर जर त्यांनी परत घ्यायचा विचार जर केला तर आम्ही सगळे विद्यार्थी म्हणून या पेपरवर बहिष्कार टाकू।
विद्यापीठाला आणि कुलगुरू साहेबांना आमची एवढीच विनंती आहे की या पेपरमध्ये सर्वांनी सरसकट पास करावं. नेमका प्रॉब्लेम एकाच सेंटरवर झालेला आहे का आणि विशेष म्हणजे संपूर्ण विद्यापीठात कोणता पेपर होता आणि कोणते प्रश्न आहेत त्यामध्ये? हा पेपर आता कॉन्ट्रॅक्ट 2चा, पण त्यामध्ये प्रश्न आहेत सगळे सायबरचे. म्हणजे या प्रश्नाचा आणि या विषयाचा या प्रश्नांचा आणि या विषयाचा दूरपर्यंत कुठंच संबंध येत नाही. विद्यापीठांनी हे जाणीवपूर्वक चूक केलेली दिसते. पहिलेच विद्यार्थ्याकडनं फीमध्ये 1 रुपया सुद्धा कमी करत नाही आणि परत जर विद्यार्थ्यांना पेपर घ्यावं म्हटलं फ्रीमध्ये जरी घेतला तरी आम्हाला या जायला भाडं लागते. ते विद्यापीठ देणार का? आता तुम्ही विद्यार्थ्यांनी काय निर्णय घेतला पेपर? आम्ही आमची विनंती एवढीच आहे की या पेपरमध्ये सर्व विद्यापीठातील या विषयामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करावे, अन्यथा आम्ही या तीव्र आंदोलन तर करूच आणि या पेपरवर बहिष्कार सुद्धा टाकू. आज सर 27/10/2025 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पेपर था, LLB 3 ईयर सेकंड सेम का, बट हमें कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पेपर क्वेश्चन पेपर ना मिलके सायबर लॉ का पेपर जो कि 3rd ईयर का है वो मिला है. कॉन्ट्रॅक्ट 2चा आमचा पेपर होता, पण आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट 2चा पेपरच्या ऐवजी क्रिमिनल लॉचा पेपर मिळाला, सायबर लॉचा, जो की थर्ड इयरचा पेपर होता. आणि या पेपरमध्ये आमच्या सर्वांची धांदल उडाली, कारण आम्ही अभ्यास कॉन्ट्रॅक्ट 2चा केला, चुकीचा पेपर आमच्यापर्यंत पोहोचला, त्याच्यामुळे आम्ही अभ्यास जो केलेला आहे त्यामध्ये प्रॉब्लेम निर्माण झालेली आहे. आता हा जो चुकीचा पेपर मिळालेला आहे युनिव्हर्सिटीकडून, हा चुकीचा पेपर मिळालेला आहे आणि आमच्या सर्वांना आता योग्य तो जस्टिस पाहिजे की आमचं शैक्षणिक नुकसान कोणत्याही प्रकारचं झालं नाही पाहिजे आणि पुन्हा अशी चूक होऊ नये, म्हणून या गोष्टीसाठी जे लोक जबाबदार आहेत त्यांच्यावर सक्त कार्यवाही झाली पाहिजे. आमचा कॉन्ट्रॅक्ट 2चा पेपर होता, परंतु आम्हाला युनिव्हर्सिटीने कॉन्ट्रॅक्ट 2चा पेपर न देता त्याऐवजी सायबर क्राईमचा पेपर पाठवला, जो LLB 3 इयर्स 3rd सेमिस्टरचा पेपर आहे. आणि आज इथे सगळे अभ्यास करून आलेले होते. सगळ्यांना वेळ नसतो, सगळे जॉब होल्डर आहेत, सगळे वेळात वेळ काढून अभ्यास करतात, आपलं शिक्षण घेऊन राहिले. परंतु युनिव्हर्सिटीच्या चुकीमुळे आज सगळ्यांना इथे खूप मोठी शिक्षा पण मिळालेली आहे आणि नुकसान पण झालेलं आहे. याला जबाबदार जे कोणी आहेत त्यांना कडक शिक्षा देण्यात यावी आणि त्यांच्या नुकसानीची शिक्षा आम्हाला न मिळता याच्यामध्ये आम्हाला काही ना काही फायदा मिळवून देण्यात यावा, एवढी मी यूनिवर्सिटीला विनंती करत आहे. गलत क्वेश्चन थे, इससे विद्यार्थी का आर्थिक मानसिक नुकसान तो हुआ, लेकिन जो पेपर नियंत्रक है इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और विद्यापीठ ने सब बच्चों को यानी सब विद्यार्थियों को ये पेपर में पास करे, इतनी हम कुलगुरू से विनती करते हैं. 3rd इयरचा 2nd सेमिस्टरचा कॉन्ट्रॅक्ट सेकंड हा पेपर LRT कॉलेजला 9 ते 12 या दरम्यान होता, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना पेपर दिल्यानंतर त्यांचं असं म्हणणं आलं की पेपरचे नाव बरोबर आहे पण क्वेश्चन त्या विषयाचे नाही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वतीने मी विद्यापीठात चौकशी केली असता विद्यापीठातून अशी माहिती मिळाली की या पेपर आपल्याला तो परत घ्यायचा आहे, विद्यार्थ्याचे एक निवेदन घ्यायचं आहे, त्यामध्ये विद्यार्थ्याकडून लिहून घ्यायचं आहे की सदर पेपरमध्ये विषय बरोबर असून प्रश्नपत्रिका चुकीची आलेली आहे. त्यानंतर विद्यापीठातून आपण ती सर्व माहिती घेतल्यानंतर आपण विद्यार्थ्याकडून निवेदन घेतलेलं आहे. या निवेदनाची एक कॉपी आताच मी विद्यापीठाला मेल करतो आहे आणि विद्यापीठ काय निर्णय घेईल ते नंतर कळवण्यात येईल. अकोला में सूरज वाइन बार के पास एक खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि कार ने युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. तो वहीं इस हादसे के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है. बाजी टाकड़े मेरा साथ भाई अफसर खान, रशीद खान, चचेरा भैया मेरा, बाहर में गया था, लूमा झूमी हुई, बाहर लाया, बाहर के अंदर सो हुआ था, तो बाहर के कंपाउंड के अंदर बाहर माला के अंदर कुचल डाला. वाइन सूरज वाइन बार SP साहब ने हमारी मांग है इनसे जल्द से जल्द अटैक करें, हमारी पूरे न्याय दिलाए. का मामला हत्या का मामला दर्ज का है, इन पर कार्रवाई करें, सब कार्रवाई करें इन पर. आज सवेरे बार्शी टाकरी पुलिस स्टेशन में ऐसी खबर आई कि एक सूरज वाइन शॉप है, वहाँ पे एक अज्ञात किस्म जो है वो मृत अवस्था में पड़ा है. ऐसी पुलिस स्टेशन को खबर आने के बाद पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे पहुंचे. वहाँ पे पहुंचने के बाद
वो इसम का जो नाम है वो निष्पन्न हुआ है अफसर खां रशीद खां, वह 33 राहर बादशाह टकरी। उसके बाद में सदर घटने का सीसीटीवी फुटेज देखा है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऐसा पता चला कि 26/10/25 को रात के 10:15 बजे जो मयत इसम है वो दारू पी के बार के बाहर आया था। बार के बाहर आने के बाद वो गिर गया वहां पे। उसके आंख के ऊपर काले कपड़े भी थे और अंधेरा भी थे। और बार का जो मालक है उसने गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालने के बाद वो उजवे साइड के जो साइड है वहां से उन्होंने गाड़ी निकालने के बाद वो गिरा हुआ इंसान जो नीचे पड़ा था उनको दिखा नहीं, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। उसके वजह से वो जो मृतक है वो जगह पे उनका इंतकाल हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।